जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश स्तरीय डिजिटल युवा आंदोलन का आज दूसरा दिन है। साथियों, 3 जुलाई से आम आदमी पार्टी 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति और प्रदेश के सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं उसमें तत्काल भर्ती को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार 25 दिनों तक आम आदमी पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों ने आमरण अनशन किया। साथियों, ये प्रदेश के युवाओं की मांग है। आमरण अनशन के बाद सरकार के द्वारा किसी भी तरह से कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि अनशन समाप्त हुआ है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। हमने 1 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया है। 1 से 10 अगस्त तक आम आदमी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के लोगों को संबोधित करेगी, प्रदेश के सभी लोगों तक अपनी बात रखेगी। हमारी मांग आप सभी को पता है, इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं अपने कार्यक्रम के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो हमारा आंदोलन है वो 1 से 10 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद हम 11 अगस्त से 11 सितंबर तक प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। प्रदेश के एक एक गांव में, एक एक ब्लॉक में, एक एक शहर में, पूरे प्रदेश के तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर आंदोलन चलेगा, हस्ताक्षर अभियान चलेगा। ये हमारा कार्यक्रम होगा 11 अगस्त से 11 सितंबर तक। उसके बाद हम 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में, जैसे कि मैंने पहले बताया, गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक आम आदमी पार्टी प्रदेश में युवा रोजगार यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव में जाके युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं को सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे, युवाओं को सरकार की जो दमनकारी नीति है, सरकार की जो युवा विरोधी नीति है, उसके बारे में हम प्रदेश के युवाओं को बताएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा आमरण अनशन अभी समाप्त हुआ है। हमने जो मांग रखी थी, हमारी 2 मांगी थी मुख्यतः उस समय। पहली मांग थी हमारी, प्रदेश में जो व्यापम द्वारा जो चयनित हैं 14,580 जो शिक्षक हैं उनकी सरकार नियुक्ति दे। दूसरी हमारी मांग थी कि प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उसमें तत्काल भर्ती की जाए। ये हमारी मांग थी। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में ढेर सारे संगठन हैं। मैं कुछ मुख्य संगठनों का आपको नाम बताना चाहूँगा, जो संगठन के लोग लगातार हमारे पास आते रहे, जो हमारे आंदोलन में सहयोग करने आते रहे, जिन्होंने हमें पूरा समय दिया। उन लोगों में, उन संगठन के, अलग अलग संगठन के लोगों में प्रेरक संघ के 16,000 के आसपास जो प्रेरक संघ है उनके लोग आए थे। विद्यामितान संघ के जो सदस्य हैं वो लोग हमारे साथ आए थे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। पुलिस जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं, 1,20,000 के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने SIO पुलिस भर्ती में फॉर्म भरा है, उन्होंने 800 से 1,000 रुपये एक छात्रों ने सरकार को फीस दी है परीक्षा के लिए, भर्ती के लिए। लेकिन उनकी भी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, शुरुआत भी नहीं हुई है। परीक्षा के बाद उन्हें खाली फॉर्म भराया गया है। ग्रंथपाल के ढेर सारे पद खाली हैं प्रदेश में, उनके भी लोगों से वादा किया था, लेकिन उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। पशु चिकित्सक जो संघ है, उनके लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी नियुक्ति करे। स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती को लेकर सरकार ने अभी कुछ संविदा नियुक्ति निकाली थी, लेकिन उसमें भी उनका विरोध है, क्योंकि सरकार ये जो संविदा का जो खेल खेल रही है वो बहुत ख़तरनाक है। संविदा के खेल में
सिर्फ कर्मचारियों का शोषण होता है। और हम चाहते हैं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जो ये कोरोना का काल चल रहा है उसके चलते लगातार प्रदेश में डॉक्टरों की कमी, स्टाफ नर्सों की कमी और डॉक्टर हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी सारे विभागों में देखने को मिल रही है, सारी सरकारी विभागों में देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य विभाग में भी पूर्ण रूप से भर्ती करे, जितने भी रिक्त पद हैं उसकी तत्काल भर्ती करे। दूसरी तरफ रसोइया संघ के लोग हैं जिनने सरकार ने वादा किया था कि इनका जो भत्ता है, इनको जो पैसा मिलता है उसको बढ़ा के दिया जाएगा। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को इनने ज़्यादा राशि देने की बात करी थी, लेकिन उसमें भी सरकार विफल रही है। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक शिक्षा नीति की बात की है, कि जिक्र की है, और छत्तीसगढ़ सरकार भी कौशल विकास के नाम पर कई सालों से योजनाएं चला रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो व्यावसायिक शिक्षक जो संघ है वो भी संविदा में है। मतलब आप देखिए किस तरह से प्रदेश में ये सरकारी तंत्र और नौकरी के नाम पे युवाओं से धोखा हो रहा है। आप ही बताएं, अगर कोई व्यक्ति की खुद की नौकरी की अगर कोई गारंटी नहीं होगी तो वो अपना भविष्य तो तय नहीं कर सकता, तो वो बच्चों का भविष्य कैसे तय कर पाएगा। कारण यही होता है कि सरकार संविदा की भर्तियां निकालती है। संविदा की भर्ती में जो कर्मचारी होते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है कि जब चाहे सरकार उनको नियुक्ति रद्द कर दे, सरकार इनकी नियुक्ति निरस्त कर दे। इसलिए वो डर के माहौल में काम करते हैं और अपना 100% जो 100% जो इनको काम करना चाहिए, 100% जो उनको सेवा देनी चाहिए, उनको शिक्षा में जो सेवा देनी चाहिए, जो उनको पढ़ाने में दिमाग लगाना चाहिए, वो दिमाग वहाँ नहीं लगता। जायज़ है, अगर खुद की नौकरी की, अगर खुद की पेट चलाने में अगर मुश्किल होगा तो देश के बारे में और शिक्षा स्कूल के बारे में लोग शायद ही सोच पाएंगे, पढ़ाने के बारे में लोग शायद ही सोचेंगे। ये इसके बारे में हमने लगातार सरकार को अवगत कराया है और हमारी भी मांग रही है कि आप संविदा नियुक्ति ख़त्म करें। संविदा नियुक्ति से कुछ होने जाने वाला नहीं है। संविदा नियुक्ति आप करते हैं, फिर डेढ़ साल बाद लोग सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, शिक्षा बर्बाद होती है, पढ़ाई, बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो हम चाहते हैं सरकार सभी विभागों में पक्की नौकरियां करे, संविदा के नाम पे बेवकूफ़ ना बनाए। संविदा के नाम से सिर्फ सरकार और थर्ड पार्टी को फ़ायदा होता है और जो बेरोज़गार हैं उनको फ़ायदा नहीं होता। साथियों, आपको पता है छत्तीसगढ़ में मैं हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ, कई बार छत्तीसगढ़ में 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख गैर पंजीकृत बेरोज़गार हैं। तो कई लोगों को सवाल उठता है कि क्या 2.5 पौने 3 करोड़ की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में 50 लाख बेरोज़गार हैं। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा मेरे साथियों को, सभी सम्मानित साथियों को, कि आपको अभी ज़रूरत है कि आप अपनी आंखें खुली रखें। जिस प्रकार से ये सरकार युवाओं को बेवकूफ़ बना रही है, चाहे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार रही हो, वो तरह तरह के संविदा के नाम पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करके युवाओं को छलती आ रही है और वर्तमान में भूपेश सरकार भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। साथियों, ये वास्तविक है, ये एकदम वास्तविक है, रियलिटी है फील्ड की, कि छत्तीसगढ़ में 60 लाख बेरोज़गार युवा हैं। आप किसी भी रोज़गार कार्यालय में जाके डेटा निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 23 से 25 लाख पंजीकृत बेरोज़गार हैं वर्तमान समय में, जिनका पंजीयन है रोज़गार कार्यालय में, जीवित पंजीयन। उसके बाद भी ऐसे जो लोग हैं जिनकी पढ़ाई 5वीं तक है, जिनकी पढ़ाई 8वीं तक है, और कई लोग ऐसे हैं जो रोज़गार कार्यालय में पंजीयन ही नहीं करवाते, उनकी संख्या भी 25 से 30 लाख है। और ये मैं भी कह रहा हूँ, और हमारे जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, वो भी चुनाव से पहले ये वादा करते रहे हैं और ये बात कहते रहे हैं कि प्रदेश में 50 लाख से 60 लाख
बेरोज़गारों की संख्या है, तो ये वास्तविकता है कि प्रदेश में आज ढाई पौने 3 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 60 लाख बेरोजगार हैं और प्रदेश में 60% युवा हैं जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। इसके बारे में सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, सरकार को उसके बारे में योजना बनानी चाहिए, सरकार को ये तय करना चाहिए कि युवाओं को रोज़गार कहाँ से मिले। इसके बारे में आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रही है और हम हमारी आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे और लोगों के बीच हम अपनी बात रखेंगे। साथियों, सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दे, प्रदेश के युवाओं की नौकरी दे। इसीलिए शायद भूपेश बघेल सरकार ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र एक जारी किया था। उस घोषणा पत्र में भूपेश बघेल सरकार ने एक वादा किया था युवाओं को। शायद प्रदेश के युवा उस वादे को लेकर सरकार से सवाल अभी नहीं उठा रहे हैं, मतलब फील्ड में उस बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मेरा ये मानना है कि जो उनका वादा था कि कम से कम 10 लाख जो युवा बेरोज़गार हैं उनको सरकार के द्वारा बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, 2,500 रुपया। मैं प्रदेश के युवा के नाते सरकार को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के युवाओं को बेरोज़गारी भत्ते की ज़रूरत नहीं है, हमें पक्की नौकरी की ज़रूरत है। पक्की नौकरी की ज़रूरत है। हमको आपका बेरोज़गारी भत्ता नहीं चाहिए, हमको पक्की नौकरी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये और बताना चाहूँगा कि जैसे दूसरे देशों में, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ भी बेरोज़गारों को लेकर सरकार प्रतिबद्ध रहती है और बड़े बड़े देशों में सरकारों ने ये किया है कि जितने पंजीकृत बेरोज़गार होते हैं उनको रोज़गार नहीं देने तक, जो रोज़गार नहीं मिलने तक सरकार बेरोज़गारी भत्ता देती है। अगर मेरी ये मांग है, अगर आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को पक्की नौकरी अगर नहीं दे सकते, अगर आपका समय लग रहा है, आप अगर चाहते हैं कि हम 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद युवाओं को नौकरी दें, तो हम ये चाहते हैं कि आप प्रदेश के सारे विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके हिसाब से आप श्वेत पत्र जारी करें और आप प्रदेश के युवाओं को बताएं कि आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद प्रदेश के युवाओं को उन पदों में भर्ती देंगे। दूसरी चीज़, आपको इसमें भी नियम बनाना पड़ेगा कि प्रदेश में जितने भी खनिज के संसाधन हैं, जितने माइनिंग जो एरिया हैं, जहाँ पे माइनिंग जो उद्योग हैं और छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े जितने भी उद्योग हैं, वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी। आपने एक चीज़ और बीच में मैंने आपका एक विज्ञापन देखा था, आपने कहा था छत्तीसगढ़ में युवाओं को 100% जो उद्योग हैं, छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी उद्योग हैं और जितने निजी और सरकारी उद्योग हैं, वहाँ आप स्थानीय युवाओं को 100% रोज़गार देने की आपने बात कही थी। लेकिन फील्ड में आप जाके देख लें, चाहे भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, चाहे छोटे मोटे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी उद्योग हैं, वहाँ पे आप जाएं तो स्थानीय युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं नहीं ये कहता कि बाहर के युवाओं को आप रोज़गार ना दें, लेकिन प्राथमिकता तो हमारी है। पहले आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोज़गार दीजिए, फिर आप बाहर के लोगों को रोज़गार दीजिए। आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये एक सीमा, एक रेखा खींचनी पड़ेगी कि आप छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए हितैषी हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। तो आपको तो तय करना पड़ेगा, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को प्राथमिकता दें रोज़गार में। दूसरी चीज़, आप जब तक सरकारी नौकरी का अपना वादा पूरी नहीं करते, हमको तो सरकारी नौकरी चाहिए, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन प्रदेश के युवा आपकी तरफ ये भी, हम ये नहीं बोलते कि आज ही हमको नौकरी दे दो। आप
छत्तीसगढ़ प्रदेश में रिक्त विभागों के लिए श्वेत पत्र जारी करिए। श्वेत पत्र जारी करने के बाद आप समय दीजिए कि आप 1 साल में 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के तमाम विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। आप इस चीज़ में सक्षम हैं, आप श्वेत पत्र जारी करिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो बेरोज़गार हैं, आपने कम से कम 10 लाख बेरोज़गारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। आप कम से कम अभी छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दीजिए जब तक आप रोज़गार की पक्की नौकरी की व्यवस्था नहीं कर देते, क्योंकि आप स्थिति देख रहे हैं जिस प्रकार से बेरोज़गारी का आलम है। एक हरदेव सिन्हा जी जो आपसे मिलना चाहते थे रोज़गार के मुद्दों को लेकर, वो आपके मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। उनका शरीर जल जाता है, कुछ दिन उनका हॉस्पिटल में इलाज चलता है, उसके बाद वो संघर्ष से हार मान जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरफ कई अलग अलग हमारी विद्या मितानी ने एक दीदी है जिनका डिप्रेशन में आके उनकी मृत्यु हुई। और भी छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में धमतरी के ही एक गांव में चयनित शिक्षक हैं, उनकी मृत्यु ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के युवा परेशान हैं। जो बेरोज़गार युवा हैं वो परेशान हैं। आपको उनको रोज़गार देना चाहिए और देना ही चाहिए, देना पड़ेगा। आप या तो सरकारी नौकरी दीजिए, या तो आप पक्की नौकरी दीजिए, या इस छत्तीसगढ़ में इस जो निजी जो क्षेत्र हैं, जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, वहाँ पे युवाओं को नौकरी दीजिए। या तो आप वो भी नहीं कर सकते तो जब तक युवाओं को नौकरी ना मिले तब तक आपने जो वादा किया था जो बेरोज़गारी भत्ता देने का, आप वो बेरोज़गारी भत्ते दीजिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में अभी हमारा डिजिटल आंदोलन 10 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद हम 11 अगस्त से 11 सितंबर तक पूरे प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं का हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उस हस्ताक्षर के माध्यम से हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपका जो वादे हैं, आपने जो वादा किया था उसकी जानकारी देंगे, और आप जो कर रहे हैं फील्ड में उसकी जानकारी देंगे, और लोगों की दस्तखत लेंगे कि उनको नौकरी चाहिए। और वो सारा हस्ताक्षर अभियान से जो डेटा आएगा, वो सारा डेटा उसके बाद हम 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक युवा स्वरोजगार यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा के माध्यम से हम हस्ताक्षर अभियान के जरिए और जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं, जो अभी मिस कॉल कैंपेन भी चल रहा है हमारा, उसमें 15,000 के आसपास लोगों ने हमें मिस कॉल किया है, वो सारा डेटा लेकर हम आपके पास आएंगे। आप जहां मिलेंगे, हमने सीएम आवास की घेराव की बात करी थी, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उस दिन 13 अक्टूबर को आप जहाँ पे मिलेंगे, हम वहीं जो प्रदेश के जो युवा हैं वहीं आके ये सारा डेटा, छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारों का डेटा, छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारों के लिए आपने क्या किया है और लोग आपके बारे में गांव-गांव में क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखित रूप से हम ला के आपको 13 अक्टूबर को सौंपेंगे। आप जहां रहेंगे हम वहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रायपुर सीएम आवास का घेराव करने चले गए, वहाँ पे अब नहीं, आप जहाँ पे रहेंगे हम उस दिन वहीं पे आएंगे। आपको ये करना पड़ेगा। आपने हमसे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों से वादा किया है और आप सीएम हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचें। आपने एक ये गोबर के माध्यम से रोजगार का एक योजना निकाली है प्रदेश के लिए। आप प्रदेश में विज्ञापन देते हैं, करोड़ों अरबों रुपये का आपने विज्ञापन दिया है। आप ये बता रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में युवाओं गोबर बेचने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप बताइए कितना गोबर निकलता है प्रदेश में? आपका कुछ है डेटा? आप क्या चाहते हैं, कितने लोगों को रोजगार वहाँ से मिलेगा? आपने कुछ कार्य योजना बनाई है? मैं बता रहा हूँ अभी वर्तमान में आप जाएंगे एक घर में, एक गांव में, प्रति परिवार में एक बेरोजगार युवा आपको मिल जाएगा। प्रति घर में, प्रति परिवार में एक बेरोजगार युवा आज है प्रदेश में। आप उसको कैसे रोजगार देंगे?
₹2 किलो गोबर आप खरीद कर रोज़गार दे पाएंगे? चलो मान भी लेते हैं 10 किलो 20 किलो अगर कोई युवा एवरेज अगर गोबर भी बेचे तो क्या आपको पता है ₹20 में कितना खर्चा चलेगा उसका? आप गोबर से रोज़गार देने की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आप जो विज्ञापनों में खर्च करते हैं, आप जो तरह तरह की वाहवाही लेने के लिए बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, इससे युवाओं को रोज़गार मिलने वाला नहीं है। आपको नीति बनानी पड़ेगी, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको रोज़गार की योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन आप ये सब करते नहीं दिखते हैं। आपको तो शायद दूसरे राज्यों में जो सरकार की चिंताएं हैं, कांग्रेस सरकार बचाने की चिंता है, वो आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी दिख रहा है। क्योंकि आपकी जहां प्राथमिकता है कि आप बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, आपकी वो प्राथमिकता नहीं है। आपने पहले 15 संसदीय सचिव नियुक्त किए, फिर आपको लगने लगा कि आपके संगठन के लोग और बाहर जाएंगे तो आप निगम मंडलों की नियुक्ति करते रहे। आपको और लगने लगा कि संगठन के लोग और टूटेंगे तो आप अपने पार्टी का विस्तार करने लगे रहें। तो आपको रोज़गारों को भी चिंता करनी चाहिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक संघ के लोग हैं, जो नियुक्ति के लिए पिछले 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको नियुक्ति दीजिए। सरकारी जो विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पे भर्ती कीजिए तत्काल। एक अच्छे प्रशासन के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप युवाओं को रोज़गार दें। दूसरी बात, आप प्रशासन गढ़बो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो आप ये बताइए, जब सरकारी विभाग में रिक्त पद रहेंगे तो कैसे आप नया छत्तीसगढ़ की कल्पना करेंगे? आपको भी पता है और पूरे देशवासियों को पता है, एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी होता है, उससे लेकर आईएएस और मंत्रिमंडल का हर आदमी सरकार को हर आदमी की जिम्मेदारी होती है सरकार को चलाना, और सरकार के चलाने में सबकी प्राथमिकता होती है, सबकी भागीदारी होती है। आप चाहते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था बने। अगर आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं तो आपको शिक्षकों की पक्की भर्ती करनी पड़ेगी। आज 60,000 छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आपको सबसे पहले उनकी भर्ती करनी पड़ेगी, तभी तो जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। आपको सबसे पहले सरकारी विभागों में नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अभी भी और कहा कि छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और जो सरकार में जो लोग हैं, वो सब मिलकर एक अच्छे प्रदेश का, एक अच्छे राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य का संचालन करेंगे। अगर आप देखें, कोरोना का काल चल रहा है, अभी डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ में, सरकारी स्टाफ में कमी है। अभी आपने जो गोधन न्याय योजना निकाला है, जगह जगह गौठानों का निर्माण किया है, वहाँ आप देख रहे हैं बिलासपुर में एक साथ 60 से 70 गायों की मौत हो जाती है। आपके पास आपने 5 से 10 हज़ार का टारगेट रखा है 10,000 गौठान बनाने का। अब पहले 10,000 गौठान में डॉक्टरों को नियुक्ति के लिए नियुक्ति जारी करिए। पशु चिकित्सकों की नियुक्ति जरूरी है, वहाँ पे नियुक्ति करिए। आप सिर्फ विज्ञापन करने के लिए सिर्फ योजना बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल की ये स्थिति है, आपकी सारी योजनाएं, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, उसके क्रियान्वयन के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारी की ज़रूरत होती है। हर विभाग में अगर आपके कर्मचारी नहीं रहेंगे, हर विभाग में आपके अगर कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं होगी, तो आप कैसे योजनाओं को पूरे विभाग तक पहुँचाएँगे। कल की बात मैं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में अवैध खनन के नाम से जो अभी छत्तीसगढ़ में रेत खनन बंद है, लेकिन अवैध खनन के नाम से मैं कल शिकायत करने के लिए गया था विभाग में, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है।
छत्तीसगढ़ में किसी विभाग में चले जाओ, किसी भी सरकारी विभाग में जाओ, काम 4 दिन का काम 15 दिन, 2 महीना, 6 महीने में होता है। विभाग में लोग अगर जो ईमानदारी से जो लोग जाते हैं, वो अगर शिकायत करने जाते हैं तो अधिकारी बोलता है, कर्मचारी बोलता है हमारे पास स्टाफ की कमी है। आज पंचायत सचिव के पद खाली हैं, आज रोजगार सहायकों के पद खाली हैं, आज शिक्षकों के पद खाली है स्कूलों में, आज अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली हैं, स्टाफ की कमी है। राजस्व विभाग में चले जाएं, वहाँ पटवारियों के पद की कमी है। आपने बहुत सारी जगह आपने नियुक्ति निकाली है, लेकिन उसमें आप भर्तियाँ निकाली, नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये सिस्टम, ऐसे सिस्टम से आप सरकार गड़बो नवा जो छत्तीसगढ़ है, आपके जो वादे हैं आप उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आपको अगर सरकारी विभागों को ठीक से चलाना है, अगर सरकार को अच्छे से चलाना है, तो सबसे पहले आपको सरकारी विभागों में पूर्ण नियुक्तियां करनी पड़ेगी। तभी आपकी जो सरकार है वो सारी सरकारी योजनाओं का जो आपने तमाम तरीके की योजनाएं निकाली हैं, जो आपने योजनाओं का की आप बात करते हैं, इनका विज्ञापन करते हैं, उनके संचालन के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है। और आप जो ये संविदा का जो खेल खेलते हैं, आप जो थर्ड पार्टी का जो खेल खेलते हैं, आप तीसरे एजेंसियों को जो नियुक्ति देकर रोज़गार देने का जो खेल खेलते हैं, वो प्रदेश के बेरोज़गारों के साथ खिलवाड़ है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में युवाओं की नौकरी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो थर्ड पार्टी ठेकेदार को ही फ़ायदा है, युवाओं को तो फ़ायदा नहीं है उसमें। तो ये आपको एक सिस्टम तय करना पड़ेगा कि आपको व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। कम से कम आप छत्तीसगढ़ के रोज़गारों को, हमारा ये आंदोलन है, हमारा ये आंदोलन 13 अक्टूबर तक चलेगा और कंटिन्यू चलेगा। अगर 13 अक्टूबर को हम आपका घेराव करेंगे, आप जहाँ भी रहेंगे हम आपके पास आएंगे, युवाओं को पीड़ा को लेके, युवाओं के दर्द को लेके हम आपको उनके जो हस्ताक्षर हैं उनको हम आपको सौंपेंगे। अगर उस दिन भी आप हमारी बात नहीं माने तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। उसके बाद हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। ज़रूरी है आप समझ जाएं, आप प्रदेश के सारे विभागों का श्वेत पत्र जारी करें, उसमें नियुक्ति का तिथि तय करें, उसके बाद ही कुछ व्यवस्था बनेगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की है, उसमें आप नियुक्ति प्रदान करें। आपने जो पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 1,20,000 युवाओं ने जो परीक्षा फॉर्म भरा है, उनकी आप नियुक्ति प्रारंभ करिए, उनको नियुक्ति दीजिए। छत्तीसगढ़ में जो आपने जो नौकरी छीनी है प्रेरक संघ के लोगों से, विद्या मितानिनों से आपने जो नौकरी छीनी है, उनको जो आपने पक्की नौकरी नहीं दी है, ग्रंथपाल की भर्ती है, जो पशु चिकित्सक जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कई समय से, सरकारी विभाग है, रसोइया संघ है, व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के लोग हैं, आप सारे लोगों की बात सुने और उनकी नियुक्ति प्रदान करें, ताकि छत्तीसगढ़ में व्यवस्था अच्छी हो, सरकार अच्छी चले और छत्तीसगढ़ के युवाओं का आपका जो वादा है वो पूरा हो। दूसरी तरफ मैं आपको दोबारा पुनः आपके वादे के ऊपर बताना चाहूँगा कि आपने वादा किया था छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने का। कम से कम पहले कार्य में आप वो रोज़गारों की वैकेंसी निकाल दिए, भर्ती करिए और उनको रोज़गार दीजिए। कई लोग, मैं एक चीज़ और आपने प्रदेश के युवाओं को गुमराह करके रखा है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। प्रदेश के युवाओं से मेरा निवेदन है, मेरी एक विनती है कि आप सरकार के जो गुमराह करने की जो नीति है उसमें ना आए। सरकार ने, सीएम साहब ने बेरोजगारों को नौकरी देने के पीछे एक तथ्य रखा है। उनका ये कहना है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, प्रदेश में वित्तीय संकट है।
इसलिए वो बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं दे रहे हैं और कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोक रखा है। उनका ये दलील है कि सरकार के पास वित्तीय समस्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सरकार ने 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति करी, जब सरकार ने 5 लोगों को अलग से कैबिनेट मंत्री बनाया जो उनके सलाहकार थे, जब सरकार ने अपने निगम मंडलियों की नियुक्ति करी, निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नियुक्ति करी, तो सरकार का ये कहना था, उन्होंने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने विज्ञापन जारी करके कहा, उन्होंने प्रदेश के सारे मुख्य अखबारों में विज्ञापन जारी करके कहा कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में और जो खनिज से जो आय होता है उसका कलेक्शन बराबर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तमाम चीज़ें जो सरकारी तंत्र है उसका संचालन अच्छे से हो रहा है, छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के फंड की वित्तीय संकट की स्थिति नहीं है, उनका ये कहना था। तो मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ सरकार के जो गुमराह करने वाली बातें हैं, जो वो कहते हैं कि वित्तीय संकट के कारण हम नियुक्ति नहीं देते, तो आप उन पर भरोसा मत करिए, आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास, सरकार के पास निर्माण कार्य के लिए पैसा है, सरकार के पास भ्रष्टाचार को जो काम होता है वो काम करने के लिए पैसा है, सरकार के पास अपने लोगों के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, संसदीय सचिव निगम मंडल की नियुक्ति करने के लिए, संगठन निर्माण के लिए पैसा है, लेकिन युवाओं को रोज़गार देने के नाम पे सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये संभव नहीं है। सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक है। मुझे लगता है सरकार की जो नीयत है, सरकार का जो नीयत है, सरकार चाहती ही नहीं है कि प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि सरकार ये चाहती है वो सत्ता में बने रहे। मुख्य कारण है सरकार बेरोजगारों को रोज़गार ना मिले। जब चुनाव आएगा तो बेरोजगारों की संख्या वो लेके 2000, 5000, 10,000 रुपये दे के और वो चुनाव में उनको चुनाव प्रचार करवाएंगे, झंडा लेके उनके पीछे भगवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के युवा खाली झंडा उठाने के लिए तो नहीं बने हैं कि राजनीतिक पार्टियों का झंडा उठाते रहें और अपना समय और बर्बाद करते रहें। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं ने 15 साल से जो भाजपा के बात में आकर उनको वोट देते रहे, लेकिन आखिरी में 15 साल में उनको सिर्फ झूठ मिला, उनको सिर्फ झूठे वादे मिले, उनको ठगा गया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम खनिज संसाधनों का लूट हुआ, बेरोजगार युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, वैसे ही आज की स्थिति है। मैं मानता हूँ आपको 2 साल हुए हैं आए, लेकिन आप जो नीतियाँ बना रहे हैं, आप जो सिस्टम पैदा कर रहे हैं और आप जो झूठ बोल रहे हैं कि आप गौठान के नाम पर युवाओं को रोज़गार देंगे, आप मुझे बताइए, अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए ऐसा कोई एक व्यक्ति बताइए, एक बेरोज़गार युवा बताइए प्रदेश में जिसमें आपने गौठान के नाम से जिस व्यक्ति को रोज़गार मिला होगा। मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप गौठान बनाने के लिए अपने लोगों को लाखों रुपयों का पैसा दे रहे हैं, उसमें वो सिर्फ चोरी कर रहे हैं, तो चोरी करना रोज़गार नहीं है। आपके जो लोग हैं वो सिर्फ आपके लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए, आप गौठान में 2 नंबर का जो पैसा कमाने के लिए, कमीशन का खेल खेलने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। आप प्रदेश में पूरा निर्माण कार्य जारी रखे हैं। आप देखिए हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। मैं कांकेर का उदाहरण दे रहा हूँ। कांकेर में आपने कभी नियुक्ति दी है कांकेर में बहुत सारे लोगों को। कांकेर में हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक निर्माण कार्य का भंडाफोड़ किया है। वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनना था, वहाँ टेंडर ही नहीं हुआ है, अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहाँ पे सामान गिर गया है। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी है? छत्तीसगढ़ में पैसों की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में कमी है नियत की। छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2.25 करोड़। इतना पैसा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सोने की खदान है, छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान है, छत्तीसगढ़ में हीरा की खदान है, छत्तीसगढ़ में लोहा मिलता है। छत्तीसगढ़ में खनिज मामले में छत्तीसगढ़
मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में इतना खनिज है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन गलत नीयत के कारण, सरकार की दोगली नीति के कारण, सरकार के वादा खिलाफ़ी के कारण, सरकार की जो नियम नीति बनते हैं उसके कारण प्रदेश के युवाओं को बेरोज़गार रहना पड़ रहा है, प्रदेश के युवाओं को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं प्रदेश के युवाओं से निवेदन कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है। आपको ही हमारे साथ आना पड़ेगा, आपको एक बड़ा युवा आंदोलन करना पड़ेगा, आपको फील्ड में आना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से निभाएगी। आम आदमी पार्टी आपकी आवाज़ को लेकर गांव-गांव जाएगी। हमारी कार्ययोजना है, हमने आपको पहले ही बताया, मैं आज बता रहा हूँ, 10 तारीख तक हमारा आंदोलन चलेगा। डिजिटल माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। 11 अगस्त से 11 सितंबर तक हम पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक हम बेरोजगार प्रदेश में युवा रोजगार यात्रा निकालेंगे। 13 अक्टूबर को सीएम साहब जहाँ भी होंगे सीएम साहब 13 अक्टूबर को जहाँ भी होंगे हम उनका घेराव करेंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो आपसे वादा है वो ज़रूर निभाएंगे। आपकी मांगों को लेकर हम मुखर रहेंगे, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमने गांधीवादी तरीके से सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की। हमने 25 दिनों तक आमरण अनशन किया। हमारे लोगों को लगातार जिस तरह से दमनकारी नीति अपना के प्रदेश सरकार के लोग हर तीसरे चौथे दिन यहाँ अनशन स्थल से उठा के ले जाते थे, हॉस्पिटल में पटक देते थे। हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती उनको ड्रिप चढ़ाया जाता था, उनका अनशन समाप्त किया जा रहा है। तो कहाँ गए आपके गांधी के विचार? आप जो गांधी की विचारधारा की बात करते हैं वो कहाँ गई आपकी विचारधारा? सिर्फ गांधी जी का पुतला बना के आप सजा के रखे हैं, अपने कांग्रेस भवन में सजा के रखे हैं, और दूसरे पार्टी के लोग भी गांधी जी को सिर्फ फ़ोटो में मान रहे हैं, उनकी मूर्ति बना के रखे हैं। आप उनके विचारों को फॉलो कीजिए। उनके जो विचार हैं उनको आपको विचार के पीछे चलना चाहिए। आप पदयात्रा निकालते हैं गांधी जी के नाम से, अरे पदयात्रा मत निकालिए भाई, गांधी जी के विचारों पर चलिए। दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको सिस्टम बनाना है, आपको उनके विचारों को फॉलो करना है। आपने हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचला है। आपने जो हमारा आमरण अनशन जो चल रहा था शांतिपूर्ण, उसको आपने कुचला है। लेकिन आपका ये तरीका भी, अगर हमको गांधी जी के रास्ते भी चलना आता है तो हम भगत सिंह के रास्ते भी चलना जानते हैं। और आपको जिस रास्ते से जवाब चाहिए उस रास्ते से प्रदेश के युवा आपको जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, और आप समझना नहीं चाहते, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको छत्तीसगढ़ के युवाओं की जिम्मेदारी है, और छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आपको चुना है। अगर छत्तीसगढ़ के युवा आपको वोट नहीं दे तो आप जीतते नहीं। 60% युवाओं की संख्या है प्रदेश में। तो मैं दोबारा आपसे बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में जो हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति जो व्यापम द्वारा चयनित हुए हैं, एसआई भर्ती है, प्रेरक संघ है, विद्यावेता इन है, रसोईया संघ है, ग्रंथपाल की भर्ती है, पशु चिकित्सकों की भर्ती है, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। और छत्तीसगढ़ में तमाम जो सरकारी पदों पर, जो सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं, उनकी भर्ती के लिए आम आदमी पार्टी का आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये हमारा आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। अगर आप सीधे तरीके से आप गांधी जी की विचारधारा से समझने को तैयार नहीं हैं तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे जो कानून का जो पालन है उसको करते हुए, अगर आपको फिर भी आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हमको भगत सिंह के रास्ते पे चल के अपनी बात मनवानी पड़ेगी। उसके लिए चाहे आप हमें जेल में डालें, चाहे आपको जो करना होगा वो करिए। आपका जो काम है, आपको अगर सरकार को बचाने के लिए आपको हमें लाठी देनी पड़ेगी, वो भी करिए। हम झेलने के लिए तैयार हैं। आपको हमें आप जेल में जाना चाहें, बिल्कुल जेल में जाने के लिए तैयार हैं। आप जेल भेज दीजिए हमें, हम आंदोलन समाप्त करने की कोशिश करिए, वो आपके ऊपर है।
आप जो करना चाहें करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप युवाओं के साथ धोखा दे रहे हैं, युवाओं को धोखा दे रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा ये आंदोलन चलेगा, हमारे आंदोलन तेज़ी से चलेगा और तेज़ गति से बढ़ेगा। पूरे प्रदेश के युवा हमारे साथ हैं। मैं जिन संगठन की चर्चा किया मैंने, उन संगठन के लोग हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर इनकलाबी नारे के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। मैं दोबारा मेरे साथियों को कहना चाहूँगा कि जो हमारा डिजिटल आंदोलन है 10 अगस्त तक चलेगा। 10 अगस्त से 11 सितंबर तक 11 अगस्त से 11 सितंबर तक पूरे प्रदेश में हम बेरोजगारों का एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उनके जो मांग है, उनको मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए दूसरी हमारी नीति है 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक हम युवा स्वरोजगार यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे। 13 अक्टूबर को, मैं दोबारा और 3 बार हो गया आपको कहते कहते, 13 अक्टूबर को हम सीएम का घेराव करेंगे। आप जहाँ भी हो, हम घेराव करेंगे। तो आप सभी का जय हिंद, सभी को धन्यवाद। हम सब मिलके एक अच्छी योजना बनाएंगे प्रदेश के युवाओं के लिए। प्रदेश के जो प्रतिबद्ध हैं, अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर प्रदेश के युवा, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी यूथ विंग आपके साथ प्रतिबद्ध है। आपको हर समय हमारा सहयोग मिलेगा, हर समय आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप, हमारा जो नंबर है 6263230333, इस पर मिस कॉल करके हमारे इस आंदोलन को समर्थन करिए, सहयोग करिए। हम जल्द ही गांव-गांव में, शहर-शहर में आपके समक्ष आएंगे, आपके बीच आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। इतना ही कहना था। सरकार को ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आम आदमी पार्टी तो आपकी आवाज़ उठा रही है, लेकिन आपको भी सड़क पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार बहरी होती है उसको जगाने के लिए हमको कुछ नया करना पड़ता है। और हम फील्ड की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आप भी आइए, सबका स्वागत है, सारे लोगों का स्वागत है। हम इस आंदोलन को तेज़ी से करेंगे। हम इस आंदोलन को हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती, जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक ये हमारी आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।